नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार वे अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में हैं। हड़ताल को लेकर के सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को 2 सितंबर तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वहीं हड़ताल को लेकर सियासत भी जारी है। विपक्ष ने हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दे दिया है। तो हड़ताल, सख्ती और सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे। अब 2 अलग अलग बातें हैं। आज बैठक में वो क्या निर्णय लेते हैं ये तो हो जाने हैं, लेकिन मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं है। और सरकार का मुख्य सचिव अगर आपसे वार्ता कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। सरकार ने केवल शक्ति नहीं दिखाई है, सरकार ने जिस तरीके से उदारता दिखाई है कि जो लोग स्ट्राइक छोड़ के काम पे आएंगे उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, तो इससे बड़ी उदारता और क्या हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कर्मचारियों और फेडरेशन से चाहूंगा कि हड़ताल जल्दी समाप्त करें। एक बार तो माननीय मुख्य सचिव जी के साथ कर्मचारी फेडरेशन की चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कर्मचारी फेडरेशन से हम लोगों की भी चर्चा हुई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हड़ताल जल्दी समाप्त हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालिया हो गई है, छत्तीसगढ़ की सरकार बैंक करप्ट हो गई है, छत्तीसगढ़ की सरकार रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार को जनता के प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों के सर से छत छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। तो 22 अगस्त से कर्मचारी जो हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और सरकार की सख्ती भी देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे धनंजय ठाकुर जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ चर्चा में जुड़ेंगे उमेश घोरमोड़े जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय ठाकुर जी से। धनंजय जी, आपने अभी ब्रजमोहन अग्रवाल जी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि सरकार दिवालिया हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि सत्ता खोने के बाद जो दिवालियापन की स्थिति भाजपा नेताओं को दिख रही है मुद्दों के मामले पर, वही झलक रहा है। पूरी तरीके से केंद्र की सरकार की नाकामी का खामियाजा देश के 133 करोड़ जनता भुगत रहे हैं। आप समझिएगा बात को। ये जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं दिव्यांश जी, ये नहीं कह रहे कि मैंने वेतन में बढ़ोतरी करी, ये नहीं कह रहे कि मुझे छुट्टी दीजिए, ये नहीं कह रहे कि सुविधाएं बढ़ाई। कर्मचारी ये कह रहा है कि देश में महंगाई बढ़ चुका है और महंगाई के बढ़ने के चलते जो परेशानियां कर्मचारी को हो रही है, कर्मचारियों के साथ साथ उस परेशानी से घर घर का व्यक्ति परेशान है, तो मुझे महंगाई भत्ता बढ़ा दीजिए। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने या हमारे किसी मंत्री ने, हमारे किसी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि कर्मचारियों की डीए में 34% जो केंद्र समान नहीं देंगे। हमारी सरकार ने स्वदेशीलता दिखाते हुए 6% डीए में बढ़ोतरी करने का काम किया है और कर्मचारियों को जो आश्वस्त भी किया है कि भविष्य में स्थितियां जिस प्रकार से निर्मित होगी उस आधार पर बाकी चीजों की उनकी पूर्ति की जाएगी, चाहे HRA का मामला हो, चाहे ARS का मामला हो। तो हम तो कभी कर्मचारियों को इनकार नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना, जिस महंगाई से देश के किसान पीड़ित है, जिस महंगाई से देश का हर व्यक्ति पीड़ित है, कर्मचारी पीड़ित है, यहाँ बैठ के बयानबाजी करने के बजाय नरेंद्र मोदी जो कहे जो आटा दाल पर GST वसूल रहे, पेट्रोल डीजल मोदी टैक्स वसूल रहे, तो कांग्रेस शासन काल पर रसोई गैस 400 पे मिलता तो 1100-1200 में जनता खरीदने मजबूर है। दवाइयों के दाम पर 30% की वृद्धि हो चुकी है। बैंक में अगर कोई मकान फाइनेंस कराए उसके लोन पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्याज बढ़ाने का काम किया है। बैंक के लेन देन में पैसा लिया जा रहा है, तो बताएं ना भाई, उनसे जाके कहें कर्मचारियों के साथ साथ देश को राहत मिलेगा। और हमारी सरकार तो कर्मचारियों के साथ खड़ी है, फैसले किए जो कर्मचारियों के हित में है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो कर्मचारियों को पेंशन को बंद किया था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने पेंशन को शुरू करने का काम किया है, तो हम तो कर्मचारियों के साथ में है। हफ्ता में 5 दिन की उनकी वर्किंग डे हमारी सरकार ने करने का काम किया है। बस्तर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने रिस्पॉन्स भत्ता अलॉटमेंट किया है। शिक्षक कर्मियों में सिविलियन में जो समय बाध्यता थी उसको कम करने का हमारी सरकार ने किया है। और तो और जो अनुकंपा नियुक्ति के रमन सिंह की सरकार ने जो 10% सीलिंग लगाया था उसको भी हटाकर अनुकंपा नियुक्ति देने का हमारी सरकार ने किया है। हम तो सदा कर्मचारी के साथ खड़े हुए हैं और किसी ने नहीं कहा कि 34% डीए नहीं देंगे, हमने कहा है कि 6% दे रहे हैं, बाकी के लिए हमें समय चाहिए। तो गलत क्या किया हमने? चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। चर्चा में हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी,
आपने धनंजय जी की बात सुनी और उनके कहने का जो सार है वो ये है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे निर्णय लिए हैं कर्मचारियों के हित में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार से धनंजय जी को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और उससे गंभीरता से हैं आदरणीय रविंद्र चौबे जी, उनको भी मैंने बड़ी गंभीरता से सुना, और जिस प्रकार से उन्होंने उदारता का परिचय दिया है और उदारता की बात कही है कि 2 सितंबर तक लौट जाए, इससे बड़ी उदारता क्या होगी। और इसकी उदारता का परिचय स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। पहले अधिकारी कर्मचारियों से बात करने की बात होती थी, अधिकारी कर्मचारी शासन के अंग होते हैं, के साथ मिलकर के योजना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यही अधिकारी और कर्मचारी सीधे जनता से संवाद करके उनको यदि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकाना पड़े कि 2 सितंबर तक लौट जाइए न तो वेतन में कटौती करना पड़ेगा, सकते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति विचलित होने की अग्रसर हो गई है। और इसके पीछे कारण है लगातार 3 साल 9 महीने में जो अविश्वास तमाम वर्गों के बीच में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के प्रति पनपा है, उसका नतीजा है कि आज अधिकारी कर्मचारियों से इनकी वार्ता तक नहीं हो पा रही है और इनको धमकाना पड़ रहा है। अभी भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार बैठ करके बात कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का रवैया सरकार की तरफ से है और यहाँ पर बैठ करके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी का है, इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार के इस प्रदेश के अंदर में हालात हैं। अधिकारी अपना अधिकार, कर्मचारी अपना अधिकार मांग रहे हैं। 34% केंद्र के बराबर में डीए की अगर वो मांग करते हैं तो वो उनका अधिकार है। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से लेकर के 2018 तक मुझे नहीं याद है, अभी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय उचित शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको कि कभी अधिकारी कर्मचारियों को टीएडीए के लिए इतने लंबे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ा हो या फिर सरकार से वार्ता में उसका कहीं कोई हल नहीं निकला हो। और इनकी पोल तो स्वयं इनके मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने खोल दी। सीधे सीधे जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि सरकार की औकात नहीं है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि भैया असल वजह क्या है, कहीं कोई दिक्कत है, फंड में कहीं कोई दिक्कत है या फिर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। कर्मचारी और अधिकारियों की विरोधी है, आप स्पष्ट कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात दीपन जी, ये यहाँ पर केवल टीएडीए का विषय नहीं है, मूल मुद्दा जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने और भी कर्मचारियों से वादा किया था, समयमान वेतनमान का वादा किया था, क्रमोन्नति का वादा किया था, ऐसे तमाम वादे उन कर्मचारियों से इन्होंने किए थे। उन वादों को पूरा ना करना पड़े, उन वादों की मांग ये कर्मचारी उठा ना सके, केवल टीएडीए में उलझे रहें और ये महंगाई से लेकर के तमाम तरह की चीजों का ठीकरा केवल केंद्र सरकार पर फोड़ते रहें और ये जो बचा कुचा 12-13 महीने का समय जो इनका बचा है, चलिए मैं जी और एक अंतिम बात जी कर्मचारियों को ये धमका रहे हैं वेतन कटौती से लेकर के तमाम तरह के, उन कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 13 महीने के बाद इनका जाना तय है। इनके तमाम तुगलकी फरमान को आने वाले समय, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जी, हम उनको दूर करने का काम करें। धनंजय जी क्या कहेंगे इस पर? मेरे तरफ से आप एक सवाल इनसे पूछ लीजिए जी कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है? महंगाई बढ़ती तो दिया जाता है। और अभी इनके ही नेता बिजमोहन क्वाजी कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो बता दें अगर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के नजर में रेवड़ी है कि जन कल्याणकारी योजना है या मोदी सरकार के नाकामियों का खामियाजा है? इनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात ये कह रहे थे कि टीएडीए का मुद्दा नहीं है, सुन लीजिए, ये खुद ही कह रहे ना कि कर्मचारियों का टीएडीए का मुद्दा नहीं है, कर्मचारियों का वेतन विसंगति का मामला है, क्रमति का मामला है। जो कांग्रेस ने वादा किया था, मतलब मानते हैं ना कि 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी जो कर्मचारियों के विरोधी थी, जिन्होंने कर्मचारियों के वेतन में विसंगति उत्पन्न करके काम किया, जिन्होंने कर्मचारियों के क्रमति पर बाधा उत्पन्न करके काम किया है। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार, जो मोदी सरकार है, वो महंगाई पर आपदा बनकर देश पर टूटी है। मैं कह रहा हूं किसान पीड़ित है, मैं कह रहा हूं कर्मचारी पीड़ित है, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति पीड़ित है, तो क्यों ना महंगाई को कम किया जाए? आज 34% बढ़ाने के बाद 5% जीएसटी दाल आटा नमक पर लिया जा रहा है। अभी कल का ही रिपोर्ट है जिसके चलते 18 से 20% महंगाई बढ़ी है, तो बताए ना, तो 34% का डीए में कर्मचारियों का भला हो जाएगा और 20% की महंगाई बढ़ चुकी हुई है, तो मूल कारण तो महंगाई है ना।
हमारे कर्मचारी बिल्कुल। और हमने जी। कभी नहीं कहा 24% दिए नहीं देंगे। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। उमेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। उचित जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। उचित जी, ये जो हड़ताल इस वक्त हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? उचित जी। देखिए, इस तरीके की हड़तालें ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई है, पहले भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी हुई है, लेकिन अभी जो हो रहा है ये वक्त काफी लंबा हो गया है। पिछले 3 साल से 3.5 साल से वो काफी अपनी उम्मीदों को जो लगाए बैठे थे कि होगी, उसके बाद वो हुई नहीं, तो उन लोग हड़ताल पे जाना उनका लाजमी भी था। भारतीय जनता पार्टी के वक्त भी हुआ था और हो रहा था। तभी हमारे जो नेता है टीएस बाबा छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो भी उनके मंच पे गए थे, उन्होंने भी वादे किए थे। लेकिन ये बात से भी भीतर से हम नहीं जा सकते, इस बात को भी हम नहीं भूला जा सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार का फिलहाल वित्तीय मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, ये बात सत्य है। वो चाहे वादे उनके, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए मैं तर्क दूंगा कि चाहे वो केंद्र सरकार ने उनके पैसे रोके हों, चाहे राजस्व में थोड़ी कमी आई हो, या चुनावी वादे और मैनिफेस्टो के वादे रहे हो, ये तमाम कई कारण हो सकते हैं। केवल एक उसको, जैसे महंगाई की बात कर रहे थे कि ठाकुर साहब की जो महंगाई बढ़ी है उसका आकलन बजट में या पहले प्री प्लान नहीं किया गया। तो हालांकि ये जो दिया गया उनको 6%, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस सरकार या वर्तमान सरकार किसी भी तरीके के कर्मचारी अधिकारी विरोधी है, इसको नहीं माना जा सकता। उन्होंने 6% अपनी जो समय की मांग थी उसको उन्होंने किया, जो वित्तीय मैनेजमेंट कहता है उन्होंने किया। बाकी के लिए उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया भी, चर्चा फेल हुई, वार्ता फेल हुई, वो बात अलग है। लेकिन एक विंडो ड्रेसिंग हुई है कर्मचारियों और अधिकारियों की, और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो केवल कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, जो उस तपन में, उस आग में हाथ सेकने का काम कर रही है। मगर ये उनका राजनीतिक धर्म भी है, उनकी राजनीतिक जो विपक्ष की भूमिका है, उनका धर्म भी ये कहता है कि ऐसे मुद्दों को, ऐसे उद्देश्य को, ऐसी हड़ताल को आप अपने वादों से, ऐसा वो बात अलग है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तभी उनकी मांगों को भी नकारा गया था। देखिए, कोई भी सरकार है कर्मचारियों और अधिकारियों से बहुत लंबी समय तक नाराजगी मूल नहीं ले सकती। सवाल ये उठा है कि कई कारण हो सकते हैं, मूल महंगाई का कारण जो ठाकुर साहब बता रहे थे उसमें थोड़ी सत्यता जरूर है कि महंगाई का आकलन छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ सरकार वादे जरूर किए हैं, लेकिन जो अभी बीच में आके उन्होंने रोक दिया है कि हम इतना ही दे सकते हैं, तो शायद ये वित्तीय जो उनको परमिशन मिल रही है या उनको कॉन्सेस मिल रहा है या अलाउ उतना ही कर पा रहे हैं, 6% तक उनका बजट कह पा रहा है, क्योंकि उनको वाकई अपने चुनावी वादे भी पूरे करने हैं। चुनाव का वक्त आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। तो कहीं ना कहीं अपने वादों से घिरी हुई है सरकार। तो इस वजह से जो मूल बजट में या बजट में इनके प्रावधान वैसे नहीं किए गए कि अभी उनका वित्तीय बजट अलाउ करता है कि पूरी की पूरी इनकी मांग कर ले, क्योंकि पूरी की पूरी चीजें रोक के केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को तो खुश किया नहीं सकता। तो बाकी चीजें भी पैरेलल चलती रहे, इनका भी चीजें हो जाए तो शायद आगे की संभावना हो। 3 महीने बाद, 6 महीने सही कहा आपने, शायद आगे की संभावना बने। जी, ये भी हो सकती है कि ऐन चुनाव के वक्त भी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ये घोषणा हो सकती है, ये अगले मैनिफेस्टो में भी इसका प्रावधान किया जा सकता है। तो ये भी एक गुंजाइश, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप सोचे तो ये भी एक गुंजाइश बनती है छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, आपने भी उचित जी की बात सुनी, आपने धनंजय जी की भी बात सुनी, और उनका इशारा केंद्र की तरफ है कि कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि केंद्र जिम्मेदार है इस हड़ताल के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, घूम फिर कर केंद्र पर ये विषय किसका है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार के अंग अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी से भागना और केवल केंद्र पर ठीकरा फोड़ना, मैं समझता हूं कि बीते 3 साल 9 महीने में इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस सरकार ने परंपरा बना ली है लगातार वार्ता का विफल होना और सीधे तौर पर अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना, और उस धमकाने को कहना कि हम उदार दिखा रहे हैं। न्याय कहते थे ना, होगा न्याय है इनका। और जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन अधिकारी और कर्मचारी जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार वार्ता करे, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका हल निकाले, उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। और केवल ये इसका विषय नहीं है कि अभी अधिकारी कर्मचारी डीए को लेकर के 22 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं। इससे
पहले भी लगातार, चाहे अनियमित कर्मचारियों का विषय हो, चाहे विद्युत संविदा कर्मियों का विषय हो, चाहे पंचायत की बहनों का विषय हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहनों का विषय हो, लगातार तमाम वर्ग सड़क पर उतरने मजबूर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास 10 मिनट का समय नहीं है उनकी पीड़ा सुनने के लिए। 2018 से पहले खूब चिल्लाते थे, खूब लिख लिख करके आश्वासन देते थे कि 10 दिन में नियमितीकरण होगा, समय मान दिया जाएगा, वेतन मान दिया जाएगा, तमाम तरह के वादे और तमाम तरह की बातें। लेकिन आज 3 साल 9 महीने बीतने के बाद वो उनकी सुध लेना तो छोड़ो, उनको धमकाने पर उतारू हो गए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी होती है, जो अधिकारी कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी होती है, तो ये तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। इनके मंत्री खुद इनकी पोल खोल रहे हैं। अरे भैया, हमेशा छत्तीसगढ़ राज्य तमाम राज्यों से आगे हुआ करता था। आज क्या स्थिति है? आज डीए के मामले में तमाम राज्यों से पिछड़ चुका है छत्तीसगढ़। ये लगातार मध्य प्रदेश से तुलना करते रहे, पड़ोसी राज्य है। आज क्या स्थिति है? आज केवल 22% महंगाई भत्ते पर आकर के छत्तीसगढ़ यहाँ पर रुका हुआ है और देश के तमाम राज्य अग्रसर हो चुके हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ को गढ़ने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? क्या ऐसे छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और जिस प्रकार का अन्याय इस प्रदेश के अंदर में तमाम वर्गों के साथ किया जा रहा है, निश्चित तौर पे आक्रोश है, एक अविश्वास है और इसीलिए लगातार वार्ता फेल होती है, क्योंकि यह सरकार विश्वास के लायक नहीं रखती। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, उमेश जी को एक सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर तरह से सरकार फेल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले कहा ना, ये आंगनबाड़ी मितानिनों के वेतन विसंगति की बात की है। इसलिए कौन जिम्मेदार था? रमन सिंह था ना। 15 साल तक धोखा दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। कर्मचारियों के वेतन विसंगति का मामला था, किसने धोखा दिया 15 साल तक? रमन सिंह ने दिया ना। और जिस प्रकार से देखेंगे, उस सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने नर्स बहनों के हड़ताल को तोड़ने के लिए उनको दुधमुहे बच्चों के साथ जेल बंद करने का काम किया। और टॉयलेट, जो महिला टॉयलेट होता है, उस पर भी रमन सिंह ने ताला लगवाया। तो ये क्या कर्मचारी साथ खड़े होंगे? शिक्षक कर्मियों पर इसी प्रदेश में रमन सिंह की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया था। हमने देखा उन लाठीचार्ज में किस प्रकार से बेरहमी से उनको मारा गया। बंदूक निकाल कर हड़ताल करवाया था रमन सिंह की सरकार ने शिक्षक कर्मियों का। मैं कह रहा हूँ ना, महंगाई से हमारे कर्मचारी पीड़ित है। सरकार हमारी कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। 6% डीए हमने बढ़ाया है और 34% डीए नहीं देने किसी ने हमारे नहीं कहा है। हमने थोड़ा समय मांग किया है, लेकिन बताए ना, जिस महंगाई से किसान पीड़ित है, जिस महंगाई से आम जनता पीड़ित है, जिस महंगाई से युवा पीड़ित है, जिस महंगाई से कर्मचारी पीड़ित है, क्या भाजपा नेताओं को महंगाई दिखता नहीं है? आप महंगाई क्यों कम नहीं कराते? दाल, आटा, चावल पर एक बार 5% जीएसटी आप ले रहे हैं। आजादी के पहले देश में नमक पर टैक्स फिरंगी देते थे और 75 साल बाद, आज 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिरंगियों के राह में चल रही है। गरीब के अनाज पर 5% जीएसटी ले रही है। सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था ना मनमोहन जी की सरकार में, आज 1200 रुपए में। धनंजय जी, इसी बात के बेचारे पीड़ित है हमारे। तो महंगाई का मेन मसला इसका है ना। धनंजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे। आपने ठीक कहा कि महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार हो सकती हैं। आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी हमने उचित जी की एक बात सुनी थी और उन्होंने एक शब्द कहा था कि मनी मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। क्या कहेंगे उस पर? निश्चित तौर पर अभी कल एक अखबार की सुर्खियां थी कि 40,000 करोड़ रुपए राज्य का नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी जी को 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदना है, 12,000 करोड़ रुपए का विस्टा प्रोजेक्ट लेना है और अडानी अंबानी जैसे के लाखों करोड़ का कर्जा माफ करने के पास फंड है, लेकिन एक राज्य का 40,000 करोड़ रुपए देने की हैसियत केंद्र की सरकार की नहीं है। और उचित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आता हूँ। उचित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने बोला, उचित जी, धनंजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उमेश जी शांत हो जाइए। उमेश जी शांत हो जाइए। ना तो उनके प्रवक्ता चलिए, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। मैं एक सवाल उचित जी से कर लेता हूँ।
आप दोनों के पास में वापस आता हूं। मैं एक सवाल उचित जी से कर लेता हूं। उचित जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का जो मनी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, विफल हो गया है। धनंजय जी का इशारा ये है, उमेश जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी का कहना यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है। आप उनकी इस बात से कितना सहमत है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा भी नहीं। धनंजय जी जिस 40,000 की बात कर रहे हैं, आज पेपर में उसका खंडन भी छपा है कि उतना अमाउंट नहीं है जी। हकीकत ये है कि वाकई अमाउंट तो है। देखिए, जो बेनिफिट रमन सरकार को मिल जाता था वो भूपेश सरकार को नहीं मिल रहा है जी। रमन सरकार की जब थी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, इस बात का वो एडवांटेज ले लेते थे, लेकिन वो एडवांटेज अभी भूपेश सरकार को नहीं मिल रहा है, ये बात सत्य है। वहीं पे राजस्व के मामले में जो थोड़ी सी कमी आई है केंद्र सरकार से, मैंने उसके तर्क भी दिए कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट जो बिगड़ा है उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो उसमें राजस्व की कमी भी हो सकती है, कोरोना काल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस की चीजें हो सकती है, मैनिफेस्टो के वादे हो सकते हैं, केंद्र सरकार से जो मदद नहीं मिलनी हो सकते हैं, केंद्र सरकार पर जो बकाया है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे तमाम कारण है जिसमें आर्थिक नाकेबंदी हो गई होगी। जो मैं अपने तर्क उस पर दे रहा हूँ कि आर्थिक नाकेबंदी जो हुई है उसके कारण कई तकलीफों में छत्तीसगढ़ सरकार आ सकती है, बात में कोई दो मत नहीं। लेकिन वहीं पे ही महंगाई ये विषय केंद्र का है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि केंद्र के उसका आकलन, महंगाई आते रहती है जाते रहती है, अभी पीक पे है, मगर किसी भी सरकार उसका सही आकलन नहीं कर पाती बजट में, वही एक कारण है। और दूसरी चीज मैंने अब बता रहा हूं कि ये बातें जो थोड़ी सी उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की है, ये आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इसको देने की मंशा हो। मैं नकार नहीं रहा हूँ कि सरकार की मंशा नहीं है, ये राजनीति इसमें जरूर है। जब राजनीति का विषय है तो राजनीति इसमें जरूर होगी। ये 6% जो है, अगर मैं आप जहां तक मेरी बुद्धि कहती है, मेरी समझ कहती है कि ये आपके चुनाव के एन वक्त पहले पे ये रिलीज किया जाएगा ताकि उनका क्रेडिट लिया जा सके और अपने वादे को भी पूरा किया जा सके। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय की हमारे पास कमी है। धनंजय जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि चुनाव के एन पहले इस तरह की घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, पहले उचित शर्मा जी को इस बात का मैं खंडन करूं जो इस बात को इनकार करने का 40,000 करोड़ नहीं है। उचित शर्मा जी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये 55,000 करोड़ से अधिक की राशि है। मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 17,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के जो पेंशन के पैसे हैं, 16,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बटालियन जो लगे उनके पैसे हैं, और 13,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति के राशि के पैसे हैं, और 4,000 करोड़ रुपए कोयला के रॉयल्टी के पैसे, बड़े बड़े फिगर मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद अगर पीएम आवास के पैसे की बात कर दूं ना, तो उस पैसों को आप जोड़ते हो तो 55,000 करोड़ के ऊपर की राशि जाता है। दूसरी बात, हमने कहा ना हम कर्मचारियों के साथ खड़े हुए, हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम केंद्र के समान आपको डीए नहीं देंगे। हमने कहा कि 6% डीए आपको दे रहे हैं। एचआरए के विषय में जो रमन सरकार के दौरान की विसंगतियां थे उसको परीक्षण कराकर दूर करेंगे। एरियस के मामले में हमने उनसे आश्वासन दिया है, और बाकी जो डीए की राशि जो बनता है उसको हम देने के वादा किया हुआ है। लेकिन कर्मचारी अपने जिद पे आंदोलन कर रहे हैं। हमने कभी या हमारे नाम मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं देंगे पैसा, हम तो सदा कर्मचारी पे काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप और आपकी सरकार कर्मचारियों के साथ हमेशा से थी है और रहेगी। चलिए, मैं जी उमेश घोरमोड़ी जी से मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, समय की हमारे पास कमी। उमेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर धनंजय जी 55,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं, इनके कोई और मंत्री कुछ और कहते हैं, मोहन मरकाम जी कुछ और कहते हैं। और जब सदन में हमारे नेता इनसे सवाल करते हैं कि पटल पर रखिए केंद्र सरकार का कितना बकाया है, तो इनके तमाम नेता वहां सदन से भाग खड़े होते हैं, वहां पर जवाब नहीं देते हैं। और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, यूपीए के समय में लगभग 37-38% वित्तीय आवंटन राज्यों का होता था, आज केंद्र के अंदर से 42% का वित्तीय आवंटन होता है। और देश के तमाम राज्यों को समान रूप से जब आवंटन होता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है छत्तीसगढ़ के साथ, तो तमाम राज्य जब तमाम कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए दे सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ कुछ कहना चाहते हैं, शायद उचित जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उमेश जी समय की हमारे पास कमी है। जी उचित जी कुछ दिखा रहे हैं और केंद्र पर ठीकरा फोड़ेंगे तो ये नहीं चलने वाला। चलिए उचित जी, मैं उचित जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। उचित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी धनंजय जी, उमेश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धनंजय जी, उमेश जी, उचित जी कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। उचित जी 55,000 करोड़ का झूठ बोल रहे हैं खुलेआम, तो अमित शाह जी क्यों स्वीकार किए 15,000 का 16,000? उचित जी, अमित शाह जी, उमेश जी, धनंजय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी उचित जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया जी।
ये आज धनंजय जी की बात, ये 46,000 करोड़ नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको गौर से दिखाइएगा जी। ये 46,000 करोड़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अमाउंट है, आज के ही राष्ट्रीय अखबार में दिया है। और वही बात मैं कह रहा हूँ धनंजय, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो ठीक है, आप झूठ बोले मैं कैसे स्वीकार करूं बात को? चलिए मैं समझ रहा हूँ। उचित जी ने भी हाथ जोड़ लिए, उचित जी ने भी हाथ जोड़ लिए। जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया, इसे लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, उनकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो हड़ताल है कब जाकर के समाप्त होती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।